हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो अक्सर कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना जो है बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एग्जीक्यूटर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त है? सोचिए कौन सा होगा अग्नि विद्युत जो विद्युत के लिए अग्निशामक यंत्र। कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर, फोम, सोडा एसिड। क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर होगा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। विद्युत अग्नि के लिए हम CTC प्रकार का अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आग को 4 श्रेणियों में बांट रखा है, श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। श्रेणी E, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D। देखिए इसमें बता रखा है श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D, 4 भागों में आग को बांट रखा है। श्रेणी A के अंदर जो कारक आते हैं आग के, वो है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट। ठीक है, श्रेणी A में यही आते हैं। और इसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं वो लेते हैं शीतल जल की बौछार। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? जो श्रेणी बी की आग है वो ज्वलनशील द्रव एवं ठोस जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि जो है इसके कारक होंगे श्रेणी बी के, वो होंगे ज्वलनशील द्रव या ठोस जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो इसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं वो लेते हैं झाग वाला यंत्र। ठीक है, और तीसरा से जो है श्रेणी सी, वो उसमें जो सिलेंडर, LPG गैसेज, जो भी गैसेज रहती है ज्वलनशील, वो सब श्रेणी सी के अंदर आती है। उसको बुझाने के लिए हम शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब श्रेणी डी की बात करते हैं। श्रेणी डी में बिजली के तारों या उपकरणों या धात्विक पदार्थों में लगी आग। श्रेणी डी में कौन कौन से आएंगे? बिजली के तारों, उपकरणों, धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी डी के अंतर्गत आती है, जिसको हम CTC या CO2 में, COT जो इसका अग्निशामक यंत्र होता है, CTC या CO2। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अभी इलेक्ट्रिकल में लगी आग के बारे में पूछा गया था, तो उसके लिए हम CTC ही काम में लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द फ्लैट बॉटम फर्नेस सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कॉल्ड। एक इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिकल आयरन होती है उसकी सपाट तल जो होता है ना, नीचे टिकाऊ पॉइंट, इलेक्ट्रिक आयरन जो स्त्री प्रेस बोलते हैं जिसको, उसका जो नीचे वाला टिकाऊ पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है सोल प्लेट, दूसरा दे रखा स्लीव तो हो ही नहीं सकता, तीसरा माइका इंसुलेशन, ये भी नहीं हो सकता, चौथा दे रखा टॉप कवर। ठीक है, शीट्स कवर। तो ये भी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोल प्लेट। जो इलेक्ट्रिकल आयरन की सपाट तल होती है वो उसको हम सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। और इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में मैंने एक डायग्राम भी लाया है, जो ये डायग्राम है देखिए, इसमें आप गौर से देखिए एक बार। इसमें जो है सोल प्लेट देखिए, ये सोल प्लेट जो नीचे टिकाऊ पॉइंट है ना, इसको सोल प्लेट बोल रहे हैं। तो यही क्वेश्चन था कि जो सपाट तल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्लेट। और भी इसमें काफ़ी पार्ट्स के वर्णन कर रखे हैं, जैसे ये बॉडी आ गई, ये फिल ओपनिंग आ गया, ये स्प्रे आ गया जो पानी का स्प्रे करता है, स्प्रे बटन आ गया, ये स्प्रे कंट्रोलर है। ठीक है, ये फैब्रिक गाइड है, ये हैंडल आ गया इसका। ठीक है, हील रेस्ट आ गया ये। तो ये इसके जो है मुख्य पार्ट्स है। लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सपाट तल पूछा गया था इलेक्ट्रिकल आयरन में, तो वो सोल प्लेट होती है। सोल प्लेट जो नीचे पूरी टिकाऊ पॉइंट होता है ना, जहाँ कपड़ा टच होता है, वो सोल प्लेट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है तीसरा प्रश्न, द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए 4 पोल मशीन इज 8 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट विल बी द मैकेनिकल डिग्री ऑफ दैट मशीन। क्वेश्चन क्या है हिंदी में देख लेते हैं। एक 4 ध्रुवीय मशीन का वैद्युतिक डिग्री 8 डिग्री है।
वैद्युतिक डिग्री कितना दे रखा, 8 डिग्री, और पोलों की संख्या इसमें दे रखी है 4। उस मशीन की यांत्रिक डिग्री ज्ञात करनी है भाई, उस मशीन की यांत्रिक डिग्री ज्ञात करनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर पोलों की संख्या बटे में 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री होगा। ठीक है, तो करते हैं, रखते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है 8 डिग्री दे रखा है हमको क्वेश्चन में, बराबर पोलों की संख्या कितनी है 4 और बटे में 2 आ गया, इंटू MD तो हमें निकालना है ना मैकेनिकल डिग्री, तो अपन क्या करेंगे 4 में 2 का भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो ये 2 बार कट गया 4, ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आके इसके बटे में आ जाएगा 8 के में, तो ये 8 जो है कटेगा 2 से, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, ये इसका आंसर जो होगा 4 डिग्री होगा, ऑप्शन 2 सही होगा इसका। 4 डिग्री जो होगा, अगर 4 पोल की कोई मशीन है और उसकी वैद्युतिक डिग्री 8 डिग्री है तो उसका जो यांत्रिक डिग्री यानी कि मैकेनिकल डिग्री जो होगी वो होगी 4 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, द अर्थ टेस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि अर्थ टेस्टर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है विभव के विभाजन विधि, विभव विधि के पतन से, थर्ड ऑप्शन है प्रतिरोधी विधि के पतन, फोर्थ ऑप्शन है धारा के विभाजन विधि। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन सही है इसका, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव विधि के पतन, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पे ही काम करता है ये, तो इसका आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच मटेरियल इज अप्लाइड टू द टर्मिनल्स पोर्ट्स ऑफ ए लेड एसिड बैटरी टू अवॉइड कोरोजन। हिंदी में देख लेते हैं, संसरण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली, अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन सिलिका जेल और चौथा है सल्फर पाउडर। तो इसका जो आंसर होगा, कोरोजन से बचने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का ही उपयोग करते हैं। जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर जो है टर्मिनल होते हैं वहाँ पर एक परत जम जाती है जिसको कोरोजन दोष बोला जाता है। उसको अगर उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर एक जेली लगानी पड़ती है। जो पेट्रोलियम जेली होती है उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ से कट रखती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ नहीं होगी तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोरोजन दोष नहीं होगा। और बैटरियों में आपने कोरोजन जो दोष पड़े हैं वो 4 प्रकार के पड़े होंगे, सल्फेशन, सेडिमेंटेशन, बकलिंग दोष और एक कोरोजन दोष। ठीक है, तो कोरोजन दोष के जो क्वेश्चन था वो कोरोजन दोष का है। इसको इससे बचने के लिए हमें पेट्रोलियम जेली का उपयोग करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो छठा क्वेश्चन है वो है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का, इसको हमें सॉल्व करना होगा। यदि एक 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णनीय गति, यानी कि घूर्णनीय गति का मतलब है ये रोटर गति है, ठीक है, NR, ये NR है, 720 RPM है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो सिंक्रोनस स्पीड तुल्यकालिक गति ज्ञात करनी है, 1% स्लिप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो अपन ज्ञात इसको जो है सोल्व करके देखते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर लाइक करने में कंजूसी मत करो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना जो था उसमें दे रखा था फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी थी हमें, ठीक है, और पोलों की संख्या जो थी वो और थी 8, ठीक है, एक रोटर गति भी दे रखी थी हमें कितने 720 RPM दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करिए NS। तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NS बराबर F इंटू 120/P, यही होता है। तो इसमें जो है NS ज्ञात करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है,
और 120 तो है ही, और पोलो की संख्या जो है वो है 8। तो ये 8 को अगर इस 108 से 120 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा। ठीक है, ये 50 का जीरो आ गया 15.75, यानी कि ये कितना आ गया, ये हमारे पास जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 750 आरपीएम आ गई। ठीक है, ये याद रखिए 750 आरपीएम आ गई। अभी ऑप्शन देखना है अपने को, तो सिंक्रोनस स्पीड है वो 750 आरपीएम आ गई, 750 आरपीएम। और रोटर गति कितनी दे रखी थी अपन को, 720 दे रखी थी। तो हमें प्रतिशत स्लिप पूछा था, वो प्रतिशत स्लिप क्या होगा, तो प्रतिशत स्लिप का आपने सूत्र देखा होगा, NS माइनस NR एक मिनट, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। तो रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी अपने पास पड़ा है। NS क्या है 750 है, माइनस NR क्या है 720 आरपीएम है, और NS 750 इंटू 100। अगर 750 में से 720 जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30 का ये जीरो, ये 750 का जीरो कट गया। 3 से अगर 75 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और 25 का भाग अगर 100 में देते हैं तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4% आ गया ये। तो हमारे पास क्या आई, प्रतिशत स्लिप आई है 4%, और सिंक्रोनस स्पीड पूछा था वो 750 आरपीएम। तो देखते हैं सिंक्रोनस स्पीड 750 किस में है और 4% प्रतिशत स्लिप कहाँ है। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ये आ गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखते हैं 750, यानी कि ऑप्शन एक तो फर्स्ट में है 750, एक थर्ड में है। पर फर्स्ट में तो 3% दे रखा, जबकि प्रतिशत स्लिप 4% आई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, यानी कि जो अपनी सिंक्रोनस स्पीड है वो है 750 आरपीएम, और जो प्रतिशत स्लिप है वो है 4%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आ गया, देखिए 7वां क्वेश्चन है, इज यूज्ड फॉर लो कैपेसिटी इंडक्शन मोटर, यानी कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो कौन सा स्टार्टर का ऑप्शन स्टार्टर दे रखा, तो स्टार्टर ही पूछ रहे हैं। यानी कम क्षमता की मोटरों, इंडक्शन मोटरों में कौन सा स्टार्टर काम में लेते हैं अपन, हम कम क्षमता की मोटरों के लिए ड्यूल स्टार्टर काम में लेते हैं। इनमें से सबसे कम क्षमता 3 से 5 HP के लिए ड्यूल स्टार्टर काम में लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 HP से अधिक की मोटरों के लिए काम में लेते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो लेते हैं अपन 10 से 20 HP की मोटरों के लिए। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर 10 HP से अधिक के लिए लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्यूल स्टार्टर, कम क्षमता के लिए, क्योंकि सबसे कम तो 3 से 5 HP वाली होती है, तो उसके लिए ड्यूल स्टार्टर काम में लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, देखिए एक फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप, यानी कि विभक्त कला मोटर की बात कर रहा है ये टाइप। स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग कौन सी होगी, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात कर रहा है ये। स्टार्टिंग वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है, ऑप्शन देखिए, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रेरणीय प्रतिघात, लो रेसिस्टेंस और हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये तो होता नहीं है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है। निम्न प्रतिरोध और निम्न प्रेरणीय प्रतिघात, ये भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध उच्च प्रेरणीय प्रतिघात, ये भी नहीं होगा। फोर्थ उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरणीय प्रतिघात, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरणीय प्रतिघात होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। जबकि रनिंग वाइंडिंग का उल्टा होता है, उस रनिंग वाइंडिंग में जो होता है उच्च प्रेरणीय प्रतिघात और निम्न प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग पूछ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरणीय प्रतिघात होता है। ठीक है, शायद इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, उसका क्वेश्चन जो भी है वो पूछें, और क्या चेंजिंग करना चाहिए, कुछ अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका रिप्लाई दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप
बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कॉम्बिनेशन, यानी कि तारा से यानी स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य क्या संबंध होता है? VL बराबर √3 VP, VL बराबर VP, VP बराबर √3 VL, और फोर्थ ऑप्शन है VP बराबर 3 VL। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा VL बराबर √3 VP। स्टार में क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट तो बराबर होती है, लेकिन लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा होती है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अपन, यहाँ देखते हैं इसको, ठीक है। स्टार की बात कर रहा था वो, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। अब लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? लाइन वोल्टेज जो है दो लाइन तारों के मध्य या लाइन के मध्य ली गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगी, यानी कि ये तो होगा VL, ठीक है। और फेज वोल्टेज क्या होगी? एक फेज वाइंडिंग के मध्य मापी गई वोल्टेज, यानी कि ये एक फेज वाइंडिंग हो गई क्या, इसके मध्य मापी गई वोल्टेज क्या होगी? VP। तो ये वोल्टेज जो आएगी लाइन वोल्टेज, वो तो आएगी इन दोनों तारों के मध्य, मतलब इन दोनों वाइंडिंग की वोल्टेज आ जाएगी इसमें तो, ठीक है। यानी कि इसमें तो इससे ज़्यादा ही आएगी ना, इस एक वाइंडिंग से ज़्यादा आएगी, कुछ इसकी जुड़ेगी कुछ इसकी जुड़ेगी और कुछ वोल्टेज इसकी भी जुड़ेगी। तो इसमें जो होगी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन लाइन करंट की बात करते हैं। लाइन करंट में एम्पियर मीटर कैसे जोड़ेंगे? एम्पियर मीटर में जोड़ता हूँ लाइन के मध्य, लाइन में जो है यहाँ पर जोड़ देता हूँ। इसको एक बार क्लियर करके बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं दोबारा। लाइन करंट की बात कर रहे हैं, लाइन देखो, लाइन करंट और फेज करंट, ये हो गई स्टार कनेक्शन। तो इसमें मैं एम्पियर मीटर लगाऊंगा एक, तो लाइन में तो यहाँ लगाऊंगा, और अगर मैं फेज करंट की बात करूँगा तो एक वाइंडिंग में लगाऊंगा, उसके सीरीज में लगाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाऊंगा तो वो क्या होगा? IP, और यहाँ पर जो लगेगा वो होगा IL लाइन में। तो यहाँ से मान लीजिए 5 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये 5 एम्पियर कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो पूरी 5 एम्पियर ही इसमें से आएगी। इसलिए इसमें क्या होगा? लाइन करंट और फेज करंट बराबर होगी दोनों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। इसमें जो दे रखा है, इन DC जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर, यानी कि DC जनरेटरों में लैप वाइंडिंग की जाती है। किस लिए की जाती है DC जनरेटरों में लैप वाइंडिंग दो प्रकार से की जाती है DC जनरेटरों में, DC मशीनों में, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथ कितने होते हैं? पोलो के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में समानांतर पथ 2 होते हैं। तो यहाँ पर लैप वाइंडिंग की बात हो रही है। लैप वाइंडिंग में जो समानांतर पथ होते हैं वो लैप वाइंडिंग जो काम में लेते हैं, इसमें तुम्हें पता है कि ये समानांतर पथ इसमें ज़्यादा होंगे, पोलो के बराबर होंगे। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? समानांतर पथ ज़्यादा होंगे तो कन्फर्म बात है कि वहाँ पर करंट का मान ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा ले सकते हैं, वहाँ से धारा का मान ज़्यादा ले सकते हैं। जबकि समानांतर में वोल्टेज एक वाइंडिंग हो चाहे 10 वाइंडिंग हो, वोल्टेज तो वही रहेगी। तो इसकी जो है ऑप्शन पहला दे रखा, लो वोल्टेज लो करंट नो, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट दे रखा है दूसरा ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है लो वोल्टेज हाई करंट, तो हाँ जो है लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज और हाई करंट होगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड होगा, हाई वोल्टेज लो करंट। ये तो फिर वेव वाइंडिंग होगी ना, ये तो वेव के लिए है। ये जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है वो वेव के लिए है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन लैप वाइंडिंग के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसमें समानांतर पथ मान लीजिए 4 ब्रांचें हैं, तो यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, इसमें से 2 आ रही है, इसमें 2, तो यहाँ पर टोटल कितनी आएगी अपने पास? 6। लेकिन यहाँ पर अगर 6 वोल्टेज है तो सब में 6 वोल्टेज है, तो भी 6 वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ करंट जुड़ी है, तो अगर लैप वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या है? करंट जुड़ती है, तो यानी करंट का मान बढ़ेगा, तो हाई करंट होगी और वोल्टेज तो लो ही रहेगी। लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है? कितनी भी वाइंडिंग हो, वेव वाइंडिंग में सब सीरीज में जुड़ती है, ठीक है।
वेव वाइंडिंग में सब सीरीज में जुड़ती है। तो मान लीजिए 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, तो यहाँ तुम्हें पता प्रतिरोध के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 6 वोल्टेज है, वोल्टेज सीरीज में जुड़ती है, तो 18 वोल्टेज अपनी वेव वाइंडिंग में टोटल हो जाएगी। करंट अगर 6 एम्पीयर इसकी है और अपन ने 2 मानी थी, 2 एम्पीयर इसकी है, इसकी भी 2 है, तो यहाँ पर टोटल करंट 2 एम्पीयर आएगी। तो वेव वाइंडिंग में क्या करते हैं अपन, वोल्टेज जो है, वोल्टेज वेव वाइंडिंग में वोल्टेज तो जुड़ती है, इसलिए अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत हो तो वेव वाइंडिंग करते हैं, और हमें अधिक करंट की ज़रूरत हो तो हम क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अभी फ़िलहाल चैनल भी नया है और समय का भी अभाव है, जिसके कारण ज़्यादा प्रश्न सॉल्व नहीं करा पाए, लेकिन अब प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा जो भी नया वीडियो होगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन या उसको हमारे चैनल का जो भी कोई अपडेट होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके क्लास, थैंक यू।